नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिबल फाइल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्यों हम लोग रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते हैं, क्या टाइम टेबल बनाना जरूरी है, क्या कोचिंग देना जरूरी है। इन सभी प्रश्नों का हल हम लोग इस वीडियो में निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो भी टिप्स आपको लोगों को अच्छे लगें आप उसे अप्लाई करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वाई, क्यों क्यों आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होना चाहिए। आप लोगों को खुद से पूछना चाहिए कि क्यों मुझे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले कुछ लोगों के लिए ये पैशन हो सकता है कि आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर दोस्तों आपके लिए ये इस तरह से भी हो सकता है कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों इसलिए भी हो सकता है कि आप रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जो भी आप लोगों का वाई हो वो आप लोग लिख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि हम लोग किस फील्ड में जाएं। कुछ एक लोग टीचर बनना चाहते हैं, कुछ एक लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ एक लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं और कुछ एक लोग आईएएस बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपका जो कोई भी पैशन हो, आप लोगों का किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, सबसे पहले आप लोग उन चीज़ों को एक डायरी पे या फिर एक कॉपी पे लिख लें। और दोस्तों, जो भी आपने, मैं यहाँ पे टीचर का एग्जाम्पल लूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर की फील्ड होती है, जो टीचर का प्रोफेशनल होता है, उसी से बाकी प्रोफेशनल जो है वो पैदा होते हैं। टीचर ही बाकी प्रोफेशनल को पैदा करता है। तो ये मेरे मुताबिक है, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मान लो आपका इंटरेस्ट 5 चीज़ों में जा रहा है। आपका इंटरेस्ट बिजनेस में जा रहा है, आपका इंटरेस्ट टीचर बनने में जा रहा है, आपका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, या फिर आईएएस ऑफिसर बनने में। किसी भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट जा रहा है तो उन 5 प्रोफेशनल को आप लोग लिख लीजिएगा। और वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने टीचर का लिया तो आप लोग वहाँ पे देखिएगा कि क्यों आप लोग टीचर बनना चाहते हैं। इसके क्या मिनिमम 5 कारण तो होने चाहिए। मिनिमम अगर आप लोगों को 5 कारण मिल जाते हैं तो दोस्तों आप लोग सोच लीजिएगा कि ये आप फील्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये फील्ड में आपका इंटरेस्ट बन सकता है। दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि गलत फील्ड का चुनाव कर लेते हैं, गलत जॉब में चले जाते हैं और फिर वो मंडे से लेके सैटरडे तक का इंतजार करना स्टार्ट कर देते हैं। 9 बजे से लेके 5 बजे तक का इंतजार करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और लाइफ में वो दुखी रहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप लोग अपने इंटरेस्ट को देखें, क्यों आप लोगों को इस फील्ड में जाना चाहिए। क्यों जो होगा, जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना क्यों फाइंड करें, वाई फाइंड करें। और दोस्तों, मान लो आप लोगों ने टीचर के एग्ज़ाम को चुना है तो इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, अगर मान लो आप लोगों ने टीचर के एग्ज़ाम को चुना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा। नंबर 1 पे आपने वाई को आपने सर्च कर लिया, आपने ढूंढ लिया, आपने वाई को ढूंढ लिया। और नंबर 2 पे अब बात आती है कैसे अचीव करें इस लक्ष्य को, कैसे अचीव होगा हमारा लक्ष्य। तो दोस्तों, अगर आप लोग टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस देखना पड़ेगा, उसका पैटर्न देखना पड़ेगा। दोस्तों, जब आपको सिलेबस का पता चल जाएगा, पैटर्न का पता चल जाएगा तो आधी जो तैयारी होती है वो वहीं से हो जाती है। दोस्तों, नंबर 1 पे आपने देख लिया, सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया। नंबर 2 पे गुड रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी किताबें हैं। दोस्तों, अगर आप लोग टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे किताबों के बारे में बताया गया है, लाइफ से रिलेटेड किताबों के बारे में बताया गया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अच्छी किताबों का चुनाव करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे कि आपकी तैयारी जो है वो आसान तरीके से हो पाती है, आपको भटकना नहीं पड़ता है अच्छी किताबों का चुनाव होने के बाद। दोस्तों, नंबर 3 पे आपके पास आता है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपरों को आप एनालिसिस करें और देखें कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपको आइडिया मिलेगा कि पेपर जो है वो किस तरह से आएगा, किस तरह से पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जब आप उन क्वेश्चन पेपरों को एनालिसिस कर लोगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे तो उनके आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे रीज़न ऐसे हो सकते हैं कि आप लोग किस तरह से अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा है कि आपने सबसे पहले अपने वाई को क्लियर किया, फिर उस वाई को जो आपने लक्ष्य बनाया था उसे किस तरह से अचीव किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने उसका पैटर्न देख लिया। लेकिन दोस्तों, जब आप किसी लक्ष्य को अचीव करने जाते हैं उसके बाद बहुत सारी बाधाएं आती हैं। नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं। मान लो दोस्तों, आप टीचर की एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं,
कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे कि आप लोग रेगुलर स्टडी नहीं कर पाएंगे। फिर जब आप रेगुलर स्टडी नहीं कर पाएंगे तो जो आपका लक्ष्य होता है वो आपसे दूर चला जाता है। और नंबर 2 पे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, कोई किताब तो स्टार्ट कर देते हैं या फिर कोई काम तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो आपने किसी सब्जेक्ट की कोई बुक ली है, उसे आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि आप लोग उस बुक को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका लक्ष्य आपसे दूर चला जाता है। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी किताबों का चुनाव कर लेते हैं, जब आप जहाँ तो ऑनलाइन या फिर किसी ने आपको ऑफलाइन कोई बुक सजेस्ट की है और वो उसने आपको बताया कि ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोग क्या करते हैं, आंखें बंद करके उस किताब का चुनाव कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो किताबें आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, आपको वो समझ में नहीं आती हैं। तो दोस्तों आप लोग उन्हीं किताबों का चुनाव करें जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो किताबें आपको समझ में आती हैं। तो ये मतलब इस तरह से आप लोगों को बाधाएं आ सकती हैं और अच्छी किताबों का चुनाव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है रिवीजन। हम लोग स्टडी तो कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़ लेते हैं किसी किताब को, लेकिन दोस्तों हम लोग उसकी रिवीजन अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने एक बार एक बुक को एक बार पढ़ लिया, फिर हम लोग उस बुक को काफ़ी टाइम के बाद पढ़ते हैं, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जिसकी वजह से वो जो उसमें जो डेटा होता है, उसमें जो फैक्चुअल फैक्ट्स होते हैं, वो हम लोग जो है वो याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए दोस्तों रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये भी एक बाधा हो सकती है कि हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बाधा 5वें नंबर पे जो आ रही है वो है सोशल मीडिया। दोस्तों हम लोग सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग करना स्टार्ट कर दिया है। सोशल मीडिया का उपयोग करना अच्छी बात है, लेकिन ये भी आज की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस हमारे लिए बन चुकी है। तो सोशल मीडिया भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। दोस्तों आपकी प्रॉब्लम्स आपके हिसाब से हो सकती है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपना वाई को ढूंढना है, फिर उस लक्ष्य को किस तरह से आपने अचीव करना है, ये आप लोग रीज़न लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास बाधाएं होंगी, कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगे, उनको वो भी आएंगी। फिर दोस्तों उन बाधाओं को दूर करने के लिए नंबर 4 पे आपके पास आता है कि उन बाधाओं को किस तरह से दूर किया जाए। जो भी आपके पास आपके गोल में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उनको दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेगुलर स्टडी। जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो रेगुलर स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम लोग रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दोस्तों हम लोग बाहर से कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, हम हमेशा ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर हम लोग कभी भी भटकते हैं तो वो आंतरिक तौर पे भटकते हैं हम लोग। तो हम लोगों को सबसे पहले अपने आप को जानना जरूरी है। तो दोस्तों रेगुलर स्टडी करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ होती है कि टारगेट बना लें। दोस्तों आप स्टडी टारगेट बना लें कि आज मैंने 5 टॉपिक पढ़ने हैं। और दोस्तों जब आप उन टॉपिक को डिसाइड कर लें कि आज आपने 5 टॉपिक पढ़ने हैं, तो उन टॉपिक को आप लोग छोटे छोटे सेशन में डिवाइड कर दें। जैसे कि आप लोग मान लो एक चैप्टर है, उसमें 4 पैराग्राफ हैं, तो उन 4 पैराग्राफ को आप कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले उस एक पैराग्राफ को, 4 पैराग्राफ हैं, नंबर 1 को पकड़ोगे, उसे कंप्लीट करोगे। और जब दोस्तों आप उसे कंप्लीट कर लोगे तो इस तरह से आप मोटिवेट हो जाओगे और फिर आप दूसरे पैराग्राफ पे आओगे, फिर 3rd पे आओगे, फिर 4th पे आओगे। तो इस तरह से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पूरा चैप्टर को देखते हैं और जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर वो हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे सेक्शन में पढ़ना अच्छा रहता है। और दोस्तों पोमोडोरो टेक्निक्स है, जैसे आप 50 मिनट पढ़ सकते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, या फिर आप लोग 25 मिनट पढ़ सकते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आप ब्रेक लें उसमें आपने सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है। उसमें आप लोग पावर नैप ले सकते हैं, या फिर आप अपने आप को रेस्ट दे सकते हैं, या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को आपका जब आप दोबारा से पढ़ने आए तो उसमें आपके अंदर एनर्जी हो। और दोस्तों ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए सोशल मीडिया का आप लोग सही डायरेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप को भी आप लोग सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपके मान लो 2 या 3 फ्रेंड हैं, तो दोस्तों जो आपके 2 या 3 फ्रेंड होंगे व्हाट्सएप पे, वो किसी न किसी फील्ड में अच्छे होंगे। मान लो कोई आपका फ्रेंड है तो वो मैथ में अच्छा है, दूसरा फ्रेंड आपका जो है वो सोशल साइंस में अच्छा है, तो आप लोग उनसे हेल्प ले सकते हो। व्हाट्सएप का आप लोग सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। टेक्नोलॉजी जो होती है वो कभी भी इतनी बुरी नहीं होती है, लेकिन जब हम लोग उसका यूज़ करते हैं तो तब हम उसे बुरा बना देते हैं। तो इसलिए आप लोग इस तरीके से अपनी जो आपका लक्ष्य है उसे ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया का यूज़ करना है और अपने आप पे कंट्रोल करना है। दोस्तों ये थे कुछ एक टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं
ये और भी हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपके मुताबिक हो सकते हैं। आपने खुद को एनालिसिस करना है और इन टिप्स को अपने मुताबिक लिखना है। दोस्तों ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है कि क्यों, वाई और कैसे लक्ष्य को अचीव किया जाए, और लक्ष्य में जो बाधाएं आती हैं और लक्ष्य को जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करने के जो मैंने उपाय आपको बताए हैं, इसको आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। दोस्तों टाइम टेबल बनाना क्या ज़रूरी है? दोस्तों ये ज़रूरी भी हो सकता है और नहीं भी ज़रूरी हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे टाइम टेबल बनाए थे, लेकिन 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 5 दिन 7 दिन, इसके बाद मैं उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग टाइम फिक्स कर देते हैं कि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मुझे ये पढ़ना है। हम रिजिड टाइप का टाइम टेबल बना देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो 4 बजे और 5 बजे के बीच हम लोगों ने टाइम टेबल बनाया हुआ है, हमारे घर में या तो कोई काम पड़ जाएगा या कोई गेस्ट आ जाएगा, इस वजह से हम लोग 4 बजे से 5 बजे के बीच में नहीं पढ़ पाते हैं, और फिर हम लोग क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि आज तो हमने पढ़ा नहीं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छी जो टेक्निक्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इसके लिए आप लोग कर सकते हैं, हाँ आप ये सोच लें कि मैंने 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है। इस तरह से आप लोग अपने माइंड में या फिर कॉपी पे आप लिख लें, ठीक है। जब आपने ये लिख लिया तो मान लो आपने एक दिन में 7 घंटे पढ़ना है, तो एक हफ्ते में आपके 49 आवर हुए, 49 घंटे हुए। तो दोस्तों मान लो किसी दिन आप लोग नहीं पढ़ पाए, मान लो आप लोग 4 घंटे पढ़ पाए, 3 घंटे नहीं पढ़ पाए, तो दोस्तों क्या होगा कि जिस दिन आप 3 घंटे नहीं पढ़ पाए हो तो नेक्स्ट डे आप लोगों को 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और इस तरह से आप लोग एक दिन की भरपाई दूसरे दिन में पूरी कर सकते हो, और पूरे हफ्ते में आप लोग 49 आवर जो है वो उसे अचीव कर सकते हो। अगर एक दिन आप लोग नहीं पढ़ पाते हो, 2 दिन आप लोग नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया और पूरा रिजल्ट टाइप का टाइम टेबल बना दिया, तो फिर वो क्या होगा कि आपसे फॉलो नहीं होगा और कुछ टाइम के बाद आप लोग छोड़ दोगे इसे। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वीकली बेसिस पे आप लोग स्टडी कर सकते हैं, और स्टडी कभी भी घंटों के हिसाब से नहीं होती है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। स्टडी हमेशा ही सिलेबस के हिसाब से होती है, पैटर्न के हिसाब से होती है। तो आप लोग टारगेट बना के ही स्टडी करें। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 पे, कोचिंग की। क्या कोचिंग लेना जरूरी है? दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोचिंग में क्या होता है, जब आप कोचिंग लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको रेगुलर पढ़ाया जाता है, वहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है और जिससे कंपटीशन की भावना पैदा होती हैं। लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग के माध्यम से ही किसी टेस्ट को क्लियर कर सको। मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी देखे हैं जो कोचिंग लेते हैं उसके बाद भी उनके टेस्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग कोचिंग नहीं ले पाते हो तो आजकल तो ऑनलाइन रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये कभी भी ना सोचें कि अगर आप लोगों ने कोचिंग नहीं ली है तो आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा। दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी देखे हैं जो कोचिंग लेने के बाद भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं। तो कोचिंग लेना नहीं लेना इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। और जैसे कोचिंग में होता है वैसे ही आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ देनी पड़ेगी, उसी प्रकार से आप लोगों को लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करने पड़ेंगे, और उसी तरीके से ही आप लोगों को डेली बेसिस पे अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हम लोग चीज़ों को दूसरों से सुनते हैं तो वो चीज़ें हम लोगों को लंबे समय तक याद रहती हैं, और वो चीज़ें हमें आसानी से याद हो जाती हैं, और जिससे कि हमारा समय भी बच जाता है। तो दोस्तों आप लोग ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से भी अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं, और पर ये है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कोचिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। तो दोस्तों ये थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। अब हम बात करते हैं जो कि हमारे बोनस टिप्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो मेरा बोनस टिप्स आप लोगों को है वो है इंटरेस्ट। दोस्तों जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है सबसे पहले आप लोग उस फील्ड में जाएं, अपने इंटरेस्ट को पहचानें। जब आप अपने इंटरेस्ट पे काम करते हो, जब आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड में जाते हो तो फिर आपकी लाइफ आसान हो जाती है और आप उसमें बेहतर कर पाते हो। नंबर 2 पे बात करते हैं दोस्तों, हमें डेली बेसिस पे बेहतर काम करना चाहिए, और डेली बेसिस पे हम लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। हम लोगों को कुछ नया सीखना चाहिए। जब दोस्तों हम लोग नया सीखते हैं तो हमारे काम में इम्प्रूवमेंट आती है, और जिसकी वजह से हम लोग खुद भी और दूसरों के लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की। दोस्तों मैक्सिमम जो हमारे विचार होते हैं, एक दिन में 60 या 70 हज़ार विचार आते हैं, और उसमें जो मैक्सिमम विचार जो होते हैं, मैक्सिमम जो थॉट जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ चल रही है तो वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देती है, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ चल रही है
तो हम लोगों को वो उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे आसपास जो होता है वो नेगेटिव माहौल होता है। दोस्तों, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, जैसे कि आप लोग नेगेटिव विचार अपने अंदर लेके जाएंगे तो फिर नेगेटिव ही निकलेगा, अगर अच्छे विचार लेके जाएंगे तो फिर अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी होता है कि मोटिवेशनल बुक्स, इंस्पिरेशनल बुक्स, दोस्तों जो मोटिवेशनल बुक्स हैं इनको पढ़ना चाहिए। और रीडिंग हैबिट्स जब आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर पाते हैं। दोस्तों, किताबों से रिलेटिव, लाइफ की किताबों से रिलेटिव मैंने वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उनको देख सकते हैं। और दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आप लोग मोटिवेशनल स्पीकरों को सुन सकते हैं जो हमारे देश के हैं या फिर बाहर से हैं, जो अपनी लाइफ में पूरी तरह से सफल हैं, उनको आप लोग सुन सकते हैं। और नंबर 3 पे यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके हम लोग आसपास रहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों के फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के 5 फ्रेंड हैं और दोस्तों उन 5 फ्रेंड के 50% नंबर आ रहे हैं, तो मैक्सिमम चांस होंगे कि उस फ्रेंड के भी उसके भी 50% नंबर आएंगे। और दोस्तों, अगर उसके फ्रेंड्स के 90% नंबर आ रहे हैं तो मैक्सिमम चांस होगा कि उसके भी 80% या 90% नंबर आने की संभावनाएं होंगी। तो दोस्तों, हम लोग उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम लोग रहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लें और अपने दोस्तों का चुनाव करें, अच्छे तरीके से करें, अपने आसपास का माहौल का चुनाव हमेशा अच्छे तरीके से करें। और नंबर 4 पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, जैसे कि आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं, तो हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति, जो हमारा लक्ष्य होता है उसे हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी दिन आप लोग काम नहीं कर पा रहे हो, स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम 5 मिनट 2 मिनट अपने सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं या फिर जो भी आपका गोल है उस पर काम करें। 5 मिनट तो निकाल सकते हैं, हम लोग इतने भी बिजी नहीं होते हैं, तो इसलिए 5 मिनट 10 मिनट हम लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहना चाहिए। और नंबर 5 पे यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज की। दोस्तों, आप लोग एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज करना इसलिए भी जरूरी है जिससे हमारा मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी हमारी ठीक रहे। दोस्तों, यहाँ पे बात आती है जिम जाएं, योगा करें या फिर मॉर्निंग वॉक करें। दोस्तों, जिम जाना एक अच्छी बात है, लेकिन मैं जिम को ज़्यादा प्रमोट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जब आप जिम में जाते हो तो वहाँ पे म्यूज़िक लगा होता है और ऐसे होता है कि मेंटल पीसनेस नहीं मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप लोग पीस में रहते हो, शांति में रहते हो और खुद को जानते हो। तो जिम में जाने पे कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को उस तरह से खुराक भी खानी पड़ती है, और कुछ एक लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास उतना फाइनेंशियल पैसा या फिर पैसा नहीं होगा कि वो उस खुराक को मेंटेन कर सके। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि योगा या मेडिटेशन जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो इसके माध्यम से आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं। मॉर्निंग वॉक भी करना अच्छा है। और दोस्तों, नंबर 6 पे यहाँ पे बात करेंगे, पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए दोस्तों। और नंबर 6 पे बात करेंगे कि आप अपनी तरफ से 100% दें, जितना हो सकता है अपनी तरफ से 100% दें। इसके बाद जो कुछ भी होगा उसे आप छोड़ दें, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ काम डिसाइड कर लिया है तो जब तक वो अचीव नहीं होता है, जब तक आप लोग कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं होते हैं, तब तक उस पर मेहनत करनी चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। इसके बाद रिजल्ट कुछ भी हो, आप फेल हो पास हो, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अपनी मेहनत को, अपने डेडिकेशंस को कभी भी नहीं बोलना चाहिए, अपने फोकस को बना के रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ एक टिप्स थे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ कुछ इसके बारे में ज़्यादा बताया जाए, या फिर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ टिप्स जो थे वो इंक्लूड करने चाहिए थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।